वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो तमिलनाडु से मद्रास हाई कोर्ट का टीईटी इम्तिहान को लेकर जजमेंट आया है कि टीईटी इम्तिहान अक़लियती स्कूलों के लिए यानी माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो इस वीडियो में हम इस पीडीएफ को पढ़ते और समझते हुए हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है महाराष्ट्र टीईटी के आने वाले जजमेंट पर पड़ सकता है। तो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस जजमेंट को देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जो अक़लियती स्कूलों में टीईटी पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे कैंडिडेट्स टीचर्स के लिए आया है। तो सबसे पहले हम मद्रास हाई कोर्ट के इस जजमेंट को पढ़ते हैं जिसमें टीईटी पास करने के लिए 5 साल की मुद्दत का ज़िक्र किया गया है। ए पर्सन हु स्कोर्स 60% और मोर इन द टीईटी एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड एज टीईटी पास। देखिए, हम जो एग्ज़ाम देते हैं टीईटी का वो होता है 150 नंबर का, और उस 150 नंबर में से हमें पास होने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर्स होते हैं वो होते हैं 90 यानी कि 90। अगर हम 90 मार्क्स लाते हैं, 90 नंबर हम स्कोर करते हैं तो हमें कंसिडर किया जाता है कि हम टीईटी पास हो गए, यानी कि वो होते हैं 60% ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि ए पर्सन हु स्कोर्स 60% और मोर इन द टीईटी एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड एज टीईटी पास। स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड। तो ये टीईटी पास हो जाने का कंसिड्रेशन कहाँ कहाँ होगा? गवर्नमेंट बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में, गवर्नमेंट एडेड और नॉन एडेड स्कूल्स में, सभी जगह 60% मार्क्स को पास कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर सेकेंड पॉइंट है मे कंसिडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। तो इसमें कंसेशन भी है। ठीक है, OBC के लिए कंसेशन अलग है, ST, OBC और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कंसेशन अलग है, इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है इसमें ये कहा जा रहा है कि शुड गिव वेटेज टू द टीईटी स्कोर्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पर हो रहा ये है कि यहाँ जब टीचर्स को हायर किया जाएगा, टीचर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगी, तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि शुड यानी कि देना चाहिए, किसको वेटेज देना चाहिए? टीईटी स्कोर, जो टीईटी पास्ड कैंडिडेट्स हैं। इस जजमेंट में इस बात को खुले अंदाज में कहा जा रहा है कि जो टीईटी पास्ड कैंडिडेट्स हैं उनको वेटेज देना चाहिए। लेकिन उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक लिखी गई है कि हाउएवर क्वालिफाइंग द टीईटी वुड नॉट कन्फर ए राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि टीईटी क्वालिफाइड होना उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि वो ही एक वाहिद राइट है किसी के रिक्रूटमेंट का या एम्प्लॉयमेंट का। जो टीईटी पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके लिए भी गेट्स ओपन होने चाहिए, उसके लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अगले हिस्से में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ताकि इस पूरे टीईटी जजमेंट को हम अच्छी तरह से समझें और इसके इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करें जो कि महाराष्ट्र टीईटी पर पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझें तो द अप्रोच्ड गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टीईटी एट लीस्ट वंस एवरी ईयर। जो भी गवर्नमेंट होगी, अप्रोच गवर्नमेंट होगी तमिलनाडु की, वो उससे चाहिए कि एग्ज़ाम को कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर लें। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 7 years फॉर ऑल कैटेगरीज। तो तमिलनाडु में ऐसा है कि जो भी टीईटी पास होगा उसकी वैलिडिटी होगी 7 साल। लेकिन महाराष्ट्र का जो नया डिसीज़न हमें कुछ दिन पहले देखने मिला कि जो भी टीईटी पास हो जाए तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू पास टीईटी कि एक मरतबा अगर आप पास हो गए तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप 7 years तक उसकी मुद्दत रहेगी फिर आपको दोबारा पास करना होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट इट इज़ लाइक अगर आप एक दफ़ा पास हो गए तो लाइफ टाइम के लिए वो आप सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग ए टीईटी सर्टिफिकेट। ए पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड टीईटी मे आल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग। अगर आप टीईटी पास्ड हैं तो आप दोबारा उसमें अपीयर हो सकते हैं बेहतर नंबर हासिल करने के लिए।
अब यहाँ मौजूद ये 2 पॉइंट को हम बेहतर तरीके से समझें ताकि ये कॉन्सेप्ट और हमारे लिए क्लैरिफाई हो जाए। देखिए, एज़ पर सबसेक्शन 1 of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 RTE, the National Council for Teacher Educational, that is NCTE, has been appointed as the academic authority by Government of India. The said academic authority has indicated to all states that the teachers to be recruited in future for the elementary segment should have passed the TET exam, ठीक है, to be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the National Council for Teacher Education for the purpose। इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि जो टीचर की काउंसिल बनाई गई है, टीचर्स नेशनल काउंसिल बनाई गई है, तो उसके अंदर ये बात बहुत वाज़े तौर पर बताई गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि स्टेट्स जो टीचर्स को रिक्रूट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, और एलिमेंट्री सेगमेंट के लिए ख़ास तौर पर, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि वो टीईटी पास होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करें, वो नए टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए टीईटी पास कैंडिडेट्स का फ्रेमवर्क बनाएं कि वो आने वाले टीचर्स टीईटी पास होकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेड सेक्शन क्लियरली स्पेसिफाइज दैट teachers who at the commencement of this act do not possess minimum qualification as prescribed by the academic authority authorized by the central government shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years। तो अगर इसमें कुछ टीचर्स ऐसे भी हों जो पास्ट नहीं हों या फिर टीचर्स की जो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन है उसको पूरा ना करते हों, तो उनको 5 साल का वक्त दिया जाए। कितने साल का? 5 years का टाइम दिया जाए। Hence the teacher eligibility test TET would have to be conducted by recruiting teachers for the primary and upper primary classes। तो TET जो है किसके लिए कंडक्ट होगा? प्राइमरी और अपर प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। The teachers working in unaided private schools are required to pass टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विद इन 5 years। यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स को 5 साल में पास करना चाहिए। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स दोज टीचिंग क्लासेस 1 to 5 आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ DTEd एंड ग्रेजुएट असिस्टेंट्स BT असिस्टेंट। Those teaching classes 6 to 8 are required to have minimum qualification of B.Ed. They should also pass teacher eligibility test forthwith। तो यहाँ इस बात को मेंशन किया गया है कि जो 6 to 8 पढ़ा रहे हैं कि उन्हें भी क्या करना चाहिए, TET को पास करना चाहिए, TET एग्ज़ाम पास होना चाहिए, मिनिमम हैविंग 60% मार्क्स। However, with the passing of the RTE Act, it is now mandatory for all the state governments to recruit secondary grade and BT teachers only by conducting a teacher eligibility test। अब यहाँ इस बात को आप समझिए कि यहाँ स्टेट्स को हुक्म दिया जा रहा है कि इसको मैंडेटरी बना दें, यानी कि कंपलसरी बना दें कि जो भी आप नए टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, यानी कि आप नए टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे, यू शुड गिव द रिक्रूटमेंट थ्रू द TET एग्ज़ाम। यहाँ पर ये बात को वाज़े तौर पर बताई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कि बोल्ड फॉन्ट में हाईलाइट भी किया गया है जजमेंट के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंगली टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस द रिट अपील्स एंड द रिट पिटिशंस आर डिस्पोज्ड विद द फॉलोइंग डायरेक्शंस। The teachers herein who have been appointed subsequent to the issuance of the government order are granted one opportunity to appear for the teacher eligibility test to be conducted by the teacher recruitment board, and in the event of their passing in the teacher eligibility test their appointments shall be approved, else या फिर वरना क्या हो जाएगा, they have no other option but to quit the service। यहाँ पर यह बात वाज़े तौर पर बताई जा रही है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर से अपॉइंट हो चुके हैं उन टीचर्स को जो है यहाँ पर TET पास करना कंपलसरी है, वरना ये कि उन्हें अपनी सर्विस को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें सारे जजमेंट जो है आया है कि गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में, ठीक है।
अब हम स्पेसिफिक जाएंगे कि माइनॉरिटीज़ के लिए तमिलनाडु हाई कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है, ठीक है, ताकि हम उसको समझें तो ये बात हमारे समझ में आएगी कि जो अक़लियती स्कूल हैं, जहाँ पर अक़लियती स्कूलों पर भी ये तमाम जजमेंट्स, स्ट्रिक्ट जजमेंट्स टीईटी को लेकर इम्पोज़ किए जा रहे हैं, तो अक़लियती इदारों के लिए वो कहाँ तक इम्पोज़ हो सकते हैं, इस जजमेंट को भी हम अब समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो जजमेंट है हमारे सामने, यह है 21 अप्रैल 2022 का जजमेंट, ठीक है। ये जजमेंट स्पेसिफ़िकली बात करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है। इसे हम अब पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर किन बातों को हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ पर जो जजमेंट आया है कि माइनॉरिटी स्कूल्स पर टीईटी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इस केस में जो है एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं जिन्होंने पिटीशन जो है दाखिल किया था, तो वो पिटीशन दाखिल करने वाले के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। तो द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड बीटी असिस्टेंट मैथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/1/2012 इन द 6th रेस्पोंडेंट स्कूल अगेंस्ट अ वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट। एक रिटायरमेंट हुआ जहाँ पर ये वैकेंसी फिल की गई है मैथ्स टीचर की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, टीचर्स, द सेड टीचर वाज वर्किंग इन द अपर प्राइमरी सेक्शन, वो 6 to 8 में इसमें सेक्शन में काम कर रहे थे। द सेड पोस्ट इज़ अ रेगुलर सैंक्शनड पोस्ट विथ ग्रांट इन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि ये जो पोस्ट थी ये एक सैंक्शनड पोस्ट थी ग्रांट के एतबार से, ठीक है। फिर एन एप्लीकेशन वाज मेड बाय द स्कूल टू द 4th रेस्पोंडेंट टू कन्वर्ट द सेकेंडरी ग्रेड assistant post into BT assistant maths on 1/6/2011. The 4th respondent wide proceeding dated 16/12/2001 converted the post as per the request in terms of GOMS number 100. School education dated 27/6/2013. The petitioner was appointed as maths assistant BT assistant maths with effect from 9/1/2012. Thereafter a proposal was sent to the authorities for grant of approval, and approval was also accorded wide proceeding of the 4th respondent dated. The petitioner had also received salary. देखिए ये जो petitioner हैं, इन्होंने जो petition अपना दाखिल किया है, ये जब से अपॉइंट है वो तब से उन्होंने सैलरी उठाई है। रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो अलाउंसेस भी उन्होंने जो है उठाए हैं यहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ हर अपॉइंटमेंट, जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। हाउएवर एन एंडोर्समेंट वाज मेड दैट हर अप्रूवल वाज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पिटिशनर हैड टू कंप्लीट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विद इन 5 years, और उनके सामने ये भी चैलेंज रखा गया था कि वो 5 साल में क्या करें, टीईटी पास करें। अब आगे देखें इस जजमेंट का नेक्स्ट पार्ट। सब्सिक्वेंटली द स्कूल वाज अपग्रेडेड एज अ हाई स्कूल एंड द पिटिशनर केम टू बी absorbed as BT assistant maths in the upgraded school with effect from 2016 से ये जो है वहाँ पर हाई स्कूल टीचर हो गए। द absorption was also duly approved by the 4th respondent. Thereafter the petitioner also received yearly increments. वहाँ से जहाँ से वो हुए हैं तो उनको ईयरली इंक्रीमेंट्स भी उन्हें हासिल हुए हैं 2013 से 2016 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, द पिटिशनर हैड टेकन 6 months, उसके बाद उन्होंने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ली, और वहाँ पर अपने सेकेंड चाइल्ड के लिए उन्होंने मैटरनिटी लीव ली। फिर द लीव आल्सो वाज ड्यूली इंडोर्स्ड बाय द 5th रेस्पोंडेंट व्हाइल द मैटर स्टूड दस ऑल ऑफ अ सडन द 3rd रेस्पोंडेंट इशूड प्रोसीडिंग डेटेड। तो यहाँ से क्या हुआ फिर देखिए, अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड मैटरनिटी लीव सैलरी being aggrieved by the order seeking recovery, the petitioner is before this court. अब यहाँ देखिए, the learned senior counsel father appearing for the petitioner would submit that the basis of the impugned order seeking recovery of increment already granted to the petitioner was that the petitioner did not qualify in teacher eligibility test. अब यहाँ पर जो है 5 साल होने के बाद जब इनकी इंक्रीमेंट की बात आ रही है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पिटिशनर को क्योंकि उन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, देयरफॉर नॉट इंटाइटल्ड टू द एनुअल इंक्रीमेंट, तो उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट के लिए उन्हें इंटाइटल नहीं किया जा सकता।
एंड आल्सो मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स, और उन्हें मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स भी नहीं दिए जा सकते। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द लर्नड सीनियर काउंसिल, द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टीईटी क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 was held to be not applicable to minority institutions by a constitution bench of Supreme Court। ठीक है, ये है इस पूरे जजमेंट का और इस पूरे वीडियो का निचोड़। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टीईटी क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 was held to be not applicable to minority institutions। तो यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जा रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए कंपलसरी नहीं है टीईटी पास करना, और ये कहाँ से? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट होती है जहाँ से जो भी डिसीज़न आउट होता है उस डिसीज़न को हम पूरे इंडिया के जो डिसीज़न्स होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, सभी इंडिया की टेरिटरी में आने वाले जो भी कोर्ट्स होंगे उसको उस जजमेंट को मानना पड़ेगा। तो देखिए, द सिक्स्थ रेस्पोंडेंट स्कूल बीइंग ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड द पिटिशनर बीइंग एम्प्लॉयड इन द सेड स्कूल, द impugned action of recovery of increments and discontinuance of further grant of 2 annual increment cannot therefore be continued in law। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अगर वो टीईटी क्वालिफाइड नहीं है, टीईटी क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी मेड अप्लीकेबल टू दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। सिमिलर चैलेंज बाय द पिटिशनर्स in various writ petitions have been allowed by this court periodically। तो यहाँ इस जजमेंट को पढ़कर हम ये बात समझ सकते हैं कि माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए टीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगर आपको महाराष्ट्र टीईटी पास करने में कुछ प्रॉब्लम फेस आ रही है, सिलेबस आपको हार्ड लग रहा है, तो आप सीटीईटी की प्रिपरेशन करें। सीटीईटी का प्रिपरेशन करना बहुत आसान है, जिसकी एग्ज़ाम में अगर आप सिलेबस देखें, क्वेश्चंस देखें, तो उसमें इजी लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। हमें चाहिए कि हम उसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली करें, एक सोई के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करें। मैं समझता हूँ कि 1 महीने का अगर अच्छे से प्रिपरेशन हो सीटीईटी एग्ज़ाम का, तब भी सीटीईटी एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी उसमें हासिल हो सकती है। So wishing you all the very best for your future. Keep working hard. Take care.